चौथे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। और ऐसे में मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने परिवार संग उज्जैन पहुंचकर पहले तो पूजा अर्चना की और उसके बाद मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। साथ ही लोगों से भी मतदान करने की अपील की है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मंदिर में सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूजा अर्चना करने पहुंचे, परिवार के साथ पूजा अर्चना करने पहुंचे, मतदान भी किया। इन 3 तस्वीरों में आप देखिए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लोगों से यही अपील की जा रही है, लगातार विस्तार न्यूज़ भी आपसे यही अपील कर रहा है कि जल्द से जल्द अपने अधिकार का उपयोग करिए और वोट दीजिए। मुख्यमंत्री भी मतदान कर चुके हैं और अगर अभी तक आपने मतदान नहीं किया है तो जल्द से जल्द मतदान करिए। और इसके साथ ही आपको बता दें, देखिए मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर हो रही है वोटिंग। मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर मतदान है तो पूरे देश भर में 10 राज्यों की कुल 96 सीट हैं जिसमें चुनाव हो रहा है। अब इन 96 सीट में कौन सी हैं बड़ी सीट, हॉट सीट आपको बताते हैं जिसमें बड़े चेहरे मैदान में हैं। हैदराबाद सीट से असदुद्दीन ओवैसी और माधवी लता मैदान में हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से यूसुफ पठान और अधीर रंजन चौधरी के बीच में मुकाबला है। उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट से अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक हैं मैदान में, तो वहीं पश्चिम बंगाल की एक और सीट है हाई प्रोफाइल सीट कृष्णा नगर, जहां से महुआ मोइत्रा और राजमाता अमृता राय के बीच में मुकाबला हो रहा है। बिहार की बेगूसराय सीट से गिरिराज सिंह और अवधेश कुमार राय मैदान में हैं, तो इधर झारखंड की खंटी सीट से अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा के बीच मुकाबला। और पश्चिम बंगाल की आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा और एसएस अहलूवालिया मैदान पर है। और इन्हीं हॉट सीट और इन्हीं बड़े चेहरों को लेकर हम आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ ब्रजेश जी लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश जी, कैसे देखते हैं इन बड़े चेहरों को, इन बड़े मुकाबलों को? क्या है यहाँ के मुद्दे और किस तरह से यहाँ के समीकरण को हम समझें? देखिए ऋतु, ये जो फेज़ है बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है चौथा, क्योंकि इसके पहले जो पहला फेज़ था चुनाव का उसमें सबसे ज़्यादा सीटों पे वोट पड़े थे, 101 सीटों पे। और अब जो बाकी के 3 फेज़ हैं वहाँ बहुत ही मैंने बहुत छोटे छोटे फेज़ होंगे। 5वें फेज़ में 49, 60 में 57 और 7 में 7वें चरण में 57, मैंने बहुत छोटे छोटे फेज़ हैं। माने बहुत बड़ा चुनाव तो अब गुजर गया। सिर्फ आने वाले फेज़ में 163 सीटें बची हैं, इन्हें यानी कि बहुत कुछ इस चौथे चरण के बाद सेट हो जाएगा। ट्रेंड सेट हो गया है, दिशा दिखने लगी है और जो पॉलिटिकल पार्टियां उनको समझ में आ जाएगा कि अब चुनाव किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है। तो बहुत सारा चुनाव मतलब निकल गया। अब इसके बाद सिर्फ 163 सीट बचेंगी जहां मुकाबला है। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ा दौर, जो हमारा तकरीबन 2-2.5 महीने की जो इलेक्शन प्रोसेस है वो खत्म होने के करीब है। तो ये फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात इसमें जिस तरीके से जो बड़े बड़े चेहरे उतरे हैं उनमें क्रिकेट प्लेयर भी हैं, शत्रुघ्न सिन्हा भी हैं। और बड़ा दिलचस्प चुनाव तो हैदराबाद में हो रहा है असदुद्दीन ओवैसी और माधवी लता के बीच। जो तेलंगाना के असदुद्दीन ओवैसी बहुत बड़े चर्चित चेहरे हैं, हमेशा चर्चा में रहते हैं उनके खिलाफ। और उनके पिताजी भी वहाँ से लंबे समय से उसी सीट से लगातार सांसद बने रहे और अब वो सांसद हैं लंबे समय से। और उनके खिलाफ बीजेपी हर बार कोई नया चेहरा उतारती है। इस बार जिस चेहरे को उतारा माधवी लता, वो डांसर हैं, सोशल वर्कर हैं, उन्होंने ऐसा चुनाव लड़ा है कि लगातार उनकी चर्चा होती रही है। हम बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल की बहुत सारी सीटों पे आज चुनाव है, तकरीबन 25 सीटों पे चुनाव है। पश्चिम बंगाल, बिहार, तो इन बड़ी सीटों पे चुनाव हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी को जानते हैं वो भी हमेशा चौंकाती हैं अपने प्रत्याशियों से। इस बार उन्होंने जिस तरीके से चौंकाया है, यूसुफ पठान को लेके आई हैं। महुआ मोइत्रा तो खैर पहले से उनकी पुरानी प्रत्याशी रही हैं, मगर फिर वो शत्रुघ्न सिन्हा को लेके आई हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने चौंकाया है, तो इस बार बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, ये 3 जगहों पे बड़े खास तरीके से चुनाव हो रहे हैं। और इस फेज़ के बाद तेलंगाना और ये जो तेलंगाना के अलावा वहाँ पे जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर पूरा इलेक्शन खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन खत्म हो जाएगा। तो ये वाला जो चुनाव है चौथे फेज़ का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और इसके बाद तकरीबन बहुत बड़ा फेज़ खत्म हो जाएगा और बहुत कुछ देखने लगेगा कि किस पार्टी की बढ़त है। आप देखोगे कि अब जो चुनाव प्रचार है और उस चुनाव पर, जैसे आज से हम बात करेंगे, आज शाम को ही प्रधानमंत्री मोदी बनारस में जाके अपना कैंपेन शुरू करेंगे, रोड शो करेंगे, कल पर्चा भरेंगे। तो अब बहुत कुछ दावे और प्रति दावे होने लगेंगे। जी जी,
बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, और इस पर आगे भी हम चर्चा जारी रहेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में भी इसी तरह से कई बड़े चेहरे हैं, कई दिग्गज हैं मैदान में, कई हॉट सीट है, इस पर भी बातचीत करते हैं। हमारे सहयोगी भी लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचाते रहे हैं। अंचल हमारे साथ देवास से बने हुए हैं। अंचल, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? अंचल, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो, क्योंकि देखिए मौजूदा सांसद देवास से, तो वहीं पहली बार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन खास बात है कि एससी वर्ग बलाई समाज से दोनों ही प्रत्याशी आते हैं, तो मुकाबला जो समाज का कह सकते हैं, मतलब जातिगत समीकरण, वोट बढ़ सकते हैं यहाँ पर। अंचल ऋतु इस विषय पे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अभी हमारे साथ हिमांशु प्रजापति जी हैं जो कि आईएएस हैं और देवास में अभी ये जिला पंचायत सीओ की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और देखिए, समाज को एक मैसेज भी है कि अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारी का भी निर्वहन तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मतदान के लिए सपत्नीक यहाँ पर पहुंचे। क्या मैसेज देंगे सर आप? आज पूरे देश में चौथे चरण का चुनाव है, जिसके लिए वोटिंग लगातार सभी जगह जारी है। जिस तरह सभी मतदाता यहाँ पर आ रहे हैं, मैं भी चूँकि देवास का वोटर हूँ और मैं भी यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने आया हूँ। मेरी सभी जितने भी देवास के नागरिक बंधु हैं, सभी से विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और आज अपना वोट दें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र के उस उत्सव में अपनी भागीदारी निभाएं। पिछले 3 चरण के जो मतदान हुए हैं, जिस तरीके से मतदान का प्रतिशत गिरता रहा था, चौथी बार अब लग रहा है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने और राजनेताओं ने भी अपील की है लगातार। बिल्कुल। देखिए, ये मैं मानता हूँ पिछले जो पहले हमारे 2 चरण थे उसमें मतदान का प्रतिशत थोड़ा कम हुआ था, जिसके कारण आयोग ने भी थोड़ी चिंता जारी करी थी। उसके बाद तृतीय चरण में हम लोगों ने सभी ने काफ़ी मेहनत करी। हर एक बूथ लेवल जो अवेयरनेस ग्रुप होता है, हर एक मतदाता के घर जा जाकर, गली पे जा जाकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया, मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम किए और इसी का नतीजा था कि फिर तृतीय चरण में हमें काफ़ी बेटर रिजल्ट्स प्राप्त हुए और लगातार ये कोशिश हमारी जारी रही है। चौथे चरण में भी हम आशा करते हैं कि सेम उसी तरीके से हमें रिजल्ट मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और मतदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपनी इस व्यस्तता के बीच यहाँ पर मतदान करने पहुंचे और कहीं न कहीं एक बड़ा मैसेज दिया है। बिल्कुल, अपील भी यही है कि लोग भी पहुंचे। अंचल, लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन इसी बीच विस्तार न्यूज आपको बताएगा सबसे पहले कि अब तक कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है। देश की कुल 96 सीटों पर मतदान चल रहा है आज और अब तक 10.35% मतदान हो चुका है। मध्य प्रदेश के अभी मतदान प्रतिशत आपको बताएंगे। एमपी की 8 सीटों पर 14.97% मतदान अब तक हो चुका है। देवास में 16.79%, धार में 15.61% वोटिंग हो चुकी है। तो इंदौर में 11% से ऊपर मतदान हो चुका है। खंडवा में 14% से ज्यादा मतदान अब तक हो चुका है। तो खरगोन में 15% से ज्यादा मतदान हो चुका है। इधर मंदसौर में 16.61% वोटिंग, सुबह 9 बजे तक के आंकड़े। रतलाम में 13.73% मतदान हो चुका है। तो उज्जैन में 16.80% वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग परसेंटेज पूरे देश भर की 96 सीट जो चौथे चरण में जहां मतदान हो रहा है, कुल 10% से ज्यादा वोटिंग अब तक हो चुकी है। और मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर कुल 14% से ज्यादा मतदान हो चुका है। देवास सीट जिस पर पिछली बार सबसे ज्यादा मतदान हुए थे, यहां अब तक 16% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। ब्रजेश जी, वोटिंग प्रतिशत भी आ गया है। लेटेस्ट वोटिंग प्रतिशत हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। देवास का जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि पिछली बार सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत यहां का रहा था, 16% अब तक वोटिंग हुई है। क्या लगता है? देखिए, वोटिंग प्रतिशत तकरीबन जो पिछली बार के चुनाव थे उन्हीं के साथ साथ चल रहे हैं। यदि हम देवास के अभी जो आपने आंकड़े बताया, सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज देवास में है 16.79, तकरीबन 17%। और पिछली बार देवास में 79% वोट पड़े थे, यानी तकरीबन 80% वोट देवास में पड़े थे। पिछली बार के इन 8 सीटों में सबसे ज़्यादा था। तो अभी भी देवास से सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं। पिछली बार इंदौर में सबसे कम वोट पड़े थे, यानी 69%। तो अभी भी देखिए, इंदौर में सिर्फ 11% वोट पड़ के रह गए हैं। तो इंदौर में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना बहुत चुनौती है और मुझे नहीं लगता कि इस बार वोटिंग परसेंटेज वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ पाएगा। यदि वोटिंग परसेंटेज पिछली बार के मुकाबले को टच ही कर जाए, उस तक करीब पहुँच जाए, तो भी बड़ी बात होगी, क्योंकि इंदौर में इस बार चुनाव को लेकर बहुत उत्साह लोगों में है नहीं। प्रत्याशी खत्म हो गए हैं, नोटा वर्सेस बीजेपी का इलेक्शन होकर रह गया है। बहुत ज़्यादा प्रत्याशी, मगर उससे बहुत फर्क नहीं पड़ा। मगर फिर एक बात वहीं हम घूम के आते हैं कि देखिए, खंडवा, खरगोन, इन दोनों जगहों पर अच्छा खासा वोट पड़ रहा है। उज्जैन में अच्छा वोट पड़ा है 16.80, और ये मुझे लगता है कि उज्जैन में वोट पड़ने की बड़ी
बात यही है कि वहाँ से मुख्यमंत्री खुद वोटर हैं और उन्होंने उनके चलते, मगर रतलाम में वोट प्रतिशत कम पड़ा है जो कांग्रेस के लिए चिंता का कारण हो सकती है। इसे 13% वोट पड़ा है, मगर ओवरऑल पूरे देश के मुकाबले मध्य प्रदेश में वोट अच्छा पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इंदौर के पीछे क्या कारण है इसे भी थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते हैं। पुनीत लगातार बने हैं। पुनीत, कई क्षेत्रों में वोटिंग अच्छी बढ़ रही है, लेकिन इंदौर की जनता आखिर क्यों नाराज है, क्यों नहीं पहुंच रही मतदान करने? अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं 11% के लगभग वोटिंग हुई है। जी ऋतु, देखिए मतदान केंद्र तक मतदाता बहुत धीरे पहुंच रहे हैं। इंदौर शहर है, यहाँ की तो शुरुआत ही सुबह 11 बजे से होती है। हालांकि जो जागरूक मतदाता है वो जरूर मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं। हम भी देखिए मतदान केंद्र पर मौजूद है और ये एक आदर्श मतदान केंद्र है जहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए, लुभाने के लिए शामियाना लगाए हैं, बहुत अच्छे सुंदर कलरफुल फ्लैग्स भी लगाए गए हैं और नीचे कारपेट बिछाया गया है। हवा की व्यवस्था है, ठंडे पानी की व्यवस्था है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और चिप्स भी यहाँ पर जो मतदाता आ रहे हैं उनके लिए निःशुल्क रखे गए हैं। सेल्फी जोन भी बनाया गया है। तो मतदाता यहाँ पर पहुँच तो रहे हैं लेकिन बहुत धीमे पहुँच रहे हैं। और जो वोटिंग परसेंटेज की कमी की बात की जा रही है तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही रह सकती है कि नोटा की अपील कांग्रेस कर रही है। जो कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स हैं उनमें से शायद कुछ निकलकर नोटा के लिए जाएं, लेकिन बहुत सारे वोटर्स ऐसे रहेंगे जो मतदान करने ही शायद न जाएं। ये भी एक वजह रह सकती है मतदान परसेंटेज की कमी की। दूसरी एक और वजह जो बड़ी ये है कि बीजेपी का जो मतदाता है वो ये मान ही चुका है कि शंकर ललवानी लाखों मतों से जीतने वाले हैं, तो मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। जबकि एक एक वोट की बहुत कीमत होती है, बेशकीमती एक एक वोट होता है। ऐसे में मतदाताओं को भी ये समझना पड़ेगा कि बाहर निकलकर मतदान करें। इंदौर जो कि देश में नंबर 1 शहर है स्वच्छता में, वो उसे मतदान में भी नंबर 1 बनाने के लिए इस बार काफी प्रयास किए गए हैं। जी ऋतु। बिल्कुल बिल्कुल पुनीत, लौटेंगे आपके पास क्योंकि वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुके हैं और इन वोटिंग परसेंटेज में धार का वोटिंग परसेंटेज है 15% से ज्यादा मतदान यहां पर हो चुका है। बड़वानी से जफर लगातार बने हुए हैं। जफर, वोटिंग परसेंटेज पर आपने नजर डाली होगी। धार में हम देख रहे हैं, बड़वानी में हम देख रहे हैं ठीक ठाक वोटिंग हो रही है, अभी लोग पहुंच रहे हैं। देखिए रितु, बिल्कुल खरगोन में 16% से ज्यादा वोटिंग हो चुका है। रतलाम में 13% से ज्यादा वो चिंताजनक विषय है। हालांकि कांग्रेस के लिए चिंताजनक इसलिए है क्योंकि काफी कड़ी टक्कर है झाबुआ रतलाम सीट पर और खरगोन सीट में ग्रामीण इलाकों में बम्पर वोटिंग हो रही है। आदिवासी बढ़ चढ़कर वोटिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ जो खरगोन के पास में धार की जो सीट है उसमें भी आदिवासी बढ़ चढ़कर वोट कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है यहाँ पर रतलाम झाबुआ सीट का, जहां पर कांतिलाल भूरिया और जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं नागर सिंह चौहान, उनकी पत्नी कैंडिडेट है अनीता नागर सिंह चौहान, इन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है और कई सारी सियासी दावपेच इन चुनावी दौरान वहां पर हुए हैं। लेकिन इसी बीच जो कड़ा मुकाबला है उसमें 13% अभी तक वोट हो चुका है, जो काफी चिंताजनक है और खासकर कांग्रेस के लिए। तो एक बड़ी चुनौती है रतलाम सीट पर किस तरह से वोट प्रतिशत बढ़ा जाए, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि मैं जिस जगह मौजूद हूं वहां पर बड़वानी मुख्यालय है और बड़वानी मुख्यालय में जो शहरी मतदाता है वो काफी धीमी गति से वोट चल रहा है। आदिवासी इलाकों में बढ़ चढ़कर वोटिंग हो रही है, बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा भी ले रहे हैं। जी ऋतु, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही जफर ये भी बताइएगा कि हम हमेशा देखते हैं कि शहरी जो मतदाता होते हैं उनकी अपेक्षा आदिवासी वोटर्स जो होते हैं ज्यादा संख्या में मतदान करते हैं। इसके पीछे की वजह क्या माना जाता है? देखिए ऋतु, जिस तरीके से आदिवासी वोटर बिल्कुल उनकी अपेक्षा बिल्कुल ज़्यादा नहीं रहती। उनका दुर्गम इलाके, पहाड़ी वाले इलाके, वो चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में विकास हो, अपने क्षेत्र में तमाम तरीके के वादों और दावों को लेकर वो कहते हैं कि हमारे कम से कम हमारे गांव में सड़क पहुंच जाए, हमारे गांव में तालाब पहुंच जाए। ऐसे तमाम तरीके जो वादे और दावे जो राजनेता करते हैं उनको लेकर जो आदिवासी शुरू से ही सक्रिय और जागरूक रहा है। आप देख रहे होंगे कि कई सारी यहाँ पर सभाएं हुई हैं, तो उन सभाओं में भी ज्यादातर भीड़ आदिवासी इलाकों में आदिवासियों की रहती है। तो आदिवासी अल सुबह से
जो कि 6 बजे से लाइन में कतार में खड़े हुए हैं। लेकिन ये मेरे पीछे की तस्वीर देखिए, ये घनी आबादी वाला क्षेत्र बड़वानी का है, जहां पर आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल धीमी गति से वोटिंग हो रही है। ये आप देखिए तस्वीर, यहाँ पर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, लेकिन बड़ी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये शहरी क्षेत्र है, ये शहरी इलाका है और यहाँ के मतदाताओं में जागरूकता की कमी देखी जा रही है। लेकिन आदिवासी वोटर्स हैं जो या तो सुविधाओं से खुश हैं या फिर कुछ मांग कर रहे हैं। लौटेंगे आपके पास। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने क्षेत्र में मतदान कर चुके हैं और उसके बाद अब मीडिया से बातचीत करने वाले हैं, वो भी आपको सुनवाएंगे। तो बता दें, आज परिवार के साथ मंदिर पहुंचकर सबसे पहले मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की, वोट डाला और अब कुछ ही देर बाद मीडिया से बातचीत भी करेंगे, वो भी आपको सुनवाएंगे। 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है और जो नेता हैं वो भी अपने अपने क्षेत्रों में पहुंचकर वोट डाल रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वोट डाल चुके हैं, परिवार के साथ पहुंचे, सबसे पहले मंदिर, पूजा अर्चना की परिवार के साथ और फिर वोट डाला। क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? कैमरे वाले ही सामने रहे तो ज्यादा ठीक है। देखिए, मीडिया से बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री और इसके साथ ही देखिए हम लगातार देखते हैं कि मुख्यमंत्री अपील भी यही करते हैं कि लोग भी मतदान करें। बात की प्रसन्नता है कि वर्तमान के दौर में मध्य प्रदेश का ये चौथा चरण, जिसमें हमारी 29 लोकसभा की सीटों का एक तरह से आज चौथे चरण के बाद निर्वाचन संपन्न हो जाएगा। यद्यपि देश में 7 चरण तक चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चौथे चरण की आज 8 सीटों का हमारा निर्वाचन होने वाला। अब से हुई पहले 21 सीटों में अभी तक के जो रुझान थे वो भाजपा के अनुकूल रहे हैं और मुझे इस बात का और आनंद है कि जिस आखिरी चरण की बात हो रही है, मालवा, निमाड़, उज्जैन, देवास, शाजापुर, मंदसौर, बड़वानी और खंडवा, ये 8 लोकसभा की सीटों पर। तो देखिए, 8 लोकसभा सीटों पर 2014 हो, 2019 हो, दोनों निर्वाचन के समय पे भी ये सारी की सारी सीटें हम जीते थे। खंडवा चुनाव तो उपचुनाव में भी हम जीते हैं। तो ये लगातार विजय का हमारा अपना अभियान है और जनसंघ के ज़माने से मालवा की इन सीटों में हम लगातार अपने अच्छे रिकॉर्ड से बढ़ते आए हैं। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा, राज्य के मुखिया होने के नाते, कि मताधिकार हम सबका अधिकार है। कुछ भी हो, कैसे भी हो, किसी भी अवस्था में हो, हर एक का एक वोट डलना चाहिए। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ और आप सब, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका पालन भी करेंगे। और साथ ही साथ भाजपा ने जो काम किया है, खास करके मालवा के अंचल के अंदर 2014 के पहले रेलवे के लिए अकेले बात करूं तो केवल 150 करोड़ रुपया भारत सरकार से मिलता था और हमारी रेलवे के अंदर काम होता था। आज की स्थिति हमारा कौन सा ट्रेन का रूट नहीं है जिसमें लगातार विकास की और राशि की उपलब्धता नहीं हुई है। मैं मान के चलता हूं कि हमारा फतेहाबाद उज्जैन ट्रैक कांग्रेस के समय उखाड़ा गया था, लेकिन ये रेलवे ट्रैक भी बनके तैयार हो गया, बल्कि लोकार्पित भी हो गया। उज्जैन देवास दोहरीकरण, विद्युतीकरण, उज्जैन झालावाड़ नया सर्वे, उज्जैन इंदौर खंडवा रेल मार्ग और अब सेंधवा से लेकर के हमारे बड़वा तक की लाइन का, खास करके ओंकारेश्वर महाराज के यहाँ तक की रेल लाइन भी चालू हुई है। उम्मीद कर रहा हूँ कि महू का ट्रैक भी जल्दी चालू होगा। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री मित्र पार्क के माध्यम से धार के अंदर 1 लाख लोगों को रोजगार के लिए बड़ा मेगा पार्क आया है। उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क, जिसके माध्यम से सभी प्रकार के मेडिकल डिवाइस उज्जैन में बन रहे हैं। अर्थात भारत सरकार के द्वारा सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम करने के लिए, और सब में बाबा महाकाल के महालोक की तो बात ही अलग है।
जिस प्रकार से बाबा महालोक का माननीय प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया था, ये पूरा क्षेत्र की दशा दिशा दोनों बदली है। आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध हुआ है और अब जब समस्त सामने ऐसे में भी लगभग 20,000 करोड़ के नए कामों की मंजूरी हमारी अपनी सरकार ने दी है। उज्जैन के अंदर समिट हो या मोटरयान का मेला हो, लगभग 125 करोड़ का तो राजस्व हमको केवल परिवहन विभाग को मिला है। वो 17,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ उज्जैन में बिकी है। सरकार के बनने के बाद जिस ढंग से काम हुए हैं, ये उज्जैन इंदौर उस बात का गवाह है। आर्थिक रूप से संपन्नता वाला क्षेत्र भी और भाजपा का परंपरागत वोटर भी यही है। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार का वातावरण बना है, एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है और प्रचंड बहुमत के साथ हमारी 8 सीट मिला करके 29 ही सीट हम जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। जो 21 के रुझान मिले, मुझे अभी तक के रुझान जो ध्यान में आए, अभी तक कोई ऐसे लाइन ऑर्डर की बड़ी स्थिति नहीं बनी है। सब कोई अपने मत का उपयोग कर रहे हैं और खास करके हमारे लिए ये जो मौका है, मेरे अपनी सरकार शासन का, मीडिया का, आपका भी आभार मानता हूँ। आप सबने भी मेहनत की है और जागरूकता का जो अभियान निर्वाचन आयोग के माध्यम से चला है, उसके रिजल्ट भी दिखाई दे रहे हैं कि हमारे पास पहले और दूसरे दौर में तो शादियाँ थी, फसल कटाई का टाइम था, मौसम की अलग ढंग की बेरुखी थी, लेकिन अभी जो दोनों चुनाव के चरण हैं, कांग्रेस में निराशा का माहौल है। इसलिए आमतौर पर हर मतदान केंद्रों पर परस्पर जो प्रतिद्वंद्विता है, लगातार चौथे के दौर से जा रही है और उसका परिणाम कांग्रेस को रिजल्ट अभी से लग रहा है। इसलिए कांग्रेस केवल कपड़े फाड़ रही है। केजरीवाल लगातार हमला कर रहे हैं प्रधानमंत्री पर, केंद्र सरकार, क्या कहेंगे? मैं तो मान के चलता हूं कि वो हमले नहीं कर रहे हैं, वो जो अंदर का यूपी की कमान संभालने वाले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का भव्य रोड शो भी होना है, उसमें भी आप शामिल होंगे? देखिए, मैं कोई कमान तो नहीं संभाल रहा हूँ, लेकिन यह सही है कि स्टार प्रचारकों की श्रेणी में अलग अलग राज्यों ने मुझे रखा है और पार्टी के साथ भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार इस सरकार की पार्टी की दृष्टि के बीच में लेके जाने वाला हूं कि हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है। लगातार हमारे यहाँ केवल एक राज्य में नहीं, हर राज्य में माननीय प्रधानमंत्री ने उदाहरण दिए हैं। ये कांग्रेस को सीखने वाली बात है। कांग्रेस ने केवल एक परिवार तक, और कांग्रेस के साथ साथ सारे जितने विपक्षी दल है, उनने परिवार तक सारी सत्ता सीमित रखी है। एक ही परिवार में मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। बीजेपी की जीत का बड़ा दावा और इसके साथ ही लोगों से अपील भी कर रहे हैं, कांग्रेस पर निशाना भी साध रहे हैं। सुना आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, और हमारे सहयोगी भी जगह जगह पर तैनात हैं, आप तक हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं, क्योंकि देखिए सभी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। हमने जिस तरह से देखा कि प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, नेता भी अपने क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अपना वोट डाल चुके हैं और सभी से यही अपील कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं एक बार फिर से। तो देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और लिए चलते हैं आपको देवास, जहां मेरे सहयोगी अंचल शुक्ला कलेक्टर से बातचीत कर रहे हैं। सुनवाते हैं आपको। के बावजूद भी एक लोकतंत्र का सजग प्रहरी होने के नाते आप यहाँ पर वोट डालने आए, लोगों से क्या अपील करेंगे? सभी देवास के सम्मानीय मतदाताओं से अपील की जाती है कि आज वे सभी घर से निकलें। आज छुट्टी का दिवस नहीं है, सब लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हमारे जितने भी पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ पर पीने के पानी, छाँव की, व्हील चेयर्स की, इसके अलावा टॉयलेट्स, रैंप्स, हर टाइप की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी मतदाता को कोई तकलीफ नहीं आएगी और वो एक फ्री एंड फेयर एनवायरनमेंट में सहज रूप से वोटिंग कर पाएगा।
इसलिए सभी लोग आज बाहर आएँ। इसके अलावा जो हमारे क्रिटिकल पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरास की व्यवस्था, इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था, कहने का मतलब सुरक्षा के लिहाज से भी संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं। इसलिए किसी को भी भयभीत होने की आवश्यकता भी नहीं है। सभी लोग आएँ और 100% मतदान करें। इससे पहले जो 3 चरण के मतदान हुए वो चिंताजनक रहे थे, तो मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या किया आपने इन बीते चुनाव को देखते हुए? यदि वी गो स्ट्रिक्टली बाय द डेटा, पहले 2 जो हमारे फेज़ थे उसमें कम हुई थी वोटिंग, लेकिन जो देश में तृतीय फेज़ था उसमें वोटिंग काफ़ी अच्छी हुई है। उसके बाद लगातार हमारी स्वीप एक्टिविटीज़ चल रही हैं। न केवल हम मतदाताओं को बता रहे हैं कि उनको यहाँ पर वोट डालना आवश्यक है, किंतु किस प्रकार से उनको नैतिक मतदान करना चाहिए, किस प्रकार से उनको प्रत्याशियों के पूरे अध्ययन करना चाहिए और उसके आधार पर एक वोट डालना चाहिए। साथ ही कौन से ऐसे 12 दस्तावेज़ हैं जिनके आधार पर वो वोट डाल सकते हैं, इन सभी बातों का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से किया गया है। तो हमको उम्मीद है इस बार वोटिंग परसेंटेज हमारा 4th फेज़ में 3rd से बेटर रहेगा। साथ ही हम ये भी देख रहे हैं बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सहभागिता निभा रहे हैं। उन्होंने बहुत डिस्काउंट्स ऑफर किए हैं ऐसे लोगों को जो वोट डाल कर आएंगे। तो आई थिंक इन सब इनिशिएटिव्स की वजह से भी हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे देवास कलेक्टर जो कि कह रहे थे कि नैतिक जिम्मेदारी है और आप मतदान केंद्रों तक पहुंचे, किसी भी तरीके की भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर सारे इंतजाम किए गए हैं। 2 चरण के जो मतदान थे वो ज़रूर चिंताजनक थे, लेकिन तीसरे चरण में बेहतर हुआ है और चौथे चरण में उनकी अपेक्षा है कि मतदाता घरों से निकले। बिल्कुल, तो देखिए कई तरह की तैयारियां की हैं निर्वाचन आयोग ने, जिला प्रशासन ने, और अपील भी यही कि आज छुट्टी का दिन नहीं है, ये छुट्टी आपको दी गई है ताकि आप चुनाव कर सके। हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे।